हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं सेमेस्टर 4 हिस्ट्री ऑनर्स के कोर 8 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लोदी वंश के अंतर्गत सिकंदर लोदी की उपलब्धियों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न हमारा बन जाता है सिकंदर लोदी की उपलब्धियों का वर्णन करें। तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक में देरी ना करते हुए इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से और सरल तरीके से थोड़े शॉर्ट में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चूँकि जो है टाइपिंग करने का भी समय हमारे पास है नहीं और एग्ज़ाम आपके करीब है। और दूसरी चीज़ कि मैंने गेस्ट पेपर में ये सवाल को देखा तो उसमें थोड़े अटपटे तरीके से जो है इसका जवाब दिया हुआ है, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट हैंड टाइप से जो है इसको लिखकर जो है आपके लिए लाया है, जो कि दोस्तों आगे आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़ थोड़ा सा इंट्रो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, जो कि आप कहाँ लिखेंगे वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? दिल्ली सल्तनत के बारे में, जो कि 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापना किया गया था। ठीक है, और इसकी जो अंत थी, इसका जो पतन हुआ इब्राहिम लोदी के समय हुआ, जो कि अंत जो सबसे लास्ट जो हमारा वंश था जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत है, 5 वंशों में सबसे लास्ट वंश जो कि लोदी वंश है, उसका अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने हराकर जो है 1526 ईस्वी में जो है इसका पतन किया था। तो उसी में हम लोग अंतिम वंश जो है लोदी वंश को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और लोदी वंश के अंतर्गत सिकंदर लोदी के बारे में थोड़ा ज़्यादातर पढ़ेंगे। ठीक है, तो लोदी वंश की जो स्थापना हुई थी, जो 5वां हमारा वंश है, वो 1451 ईस्वी में हुई थी और 1526 ईस्वी तक चली थी। ठीक है, अब जो है दोस्तों, लोदी वंश की जो स्थापना की गई थी वो बहलोल लोदी के द्वारा की गई थी। और बहलोल लोदी का एक सपना था कि एक ख्वाहिश था कि जब इसकी मृत्यु हो, इसका देहांत हो, तो इसके बेटे सिकंदर लोदी को क्या किया जाए, गद्दी पर बैठाया जाए। जबकि सिकंदर लोदी जो है इसका कनिष्ठ पुत्र था, छोटा पुत्र था। ठीक है दोस्तों, तो सिकंदर लोदी की उपलब्धियों में हम ये सब सारी चीज़ें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रूप में लिखेंगे कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में आपको लिखना है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 वंश आते हैं, जिसमें 5वां वंश लोदी वंश का स्थापना बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में जो है दोस्तों किया था। और इसी के मृत्यु के पश्चात जो है इसका कनिष्ठ सुपुत्र सिकंदर लोदी इसके गद्दी पर बैठे, इसका यह सपना था, इसका वह ख्वाहिश था। और सिकंदर लोदी इसकी मृत्यु के बाद 1489 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश के राज सिंहासन को धारण करता है। और राज सिंहासन को धारण करने के बाद जो है दोस्तों 1517 ईस्वी तक जो है ये शासन करता है। और इसका मूल नाम जो था वह निज़ाम खां था और इसको एक उपाधि भी दी गई है, सिकंदर शाह की उपाधि। जी हाँ दोस्तों, इतना तक जो है आप इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में लिखेंगे। और एक प्रकार से यहाँ आपने पढ़ा कि सिकंदर लोदी के पिता कौन थे? बहलोल लोदी। और इसकी माता जो थी वो एक सोनार थी, यानी एक हिंदू थी। ठीक है, वो भी आप याद रखिएगा, आगे इसका भी कहीं ना कहीं भूमिका आएगा, वो बताएंगे। तो इतनी जो है आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बना लेनी है। 2-4 वर्ड्स आप खुद से जो है ऐड करेंगे, चूँकि आप बच्चे नहीं रह गए हैं। ठीक है, आप जो है ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, तो थोड़ी बहुत जो है आपकी इतनी सी समझ होनी चाहिए। अगला पॉइंट आप यहाँ पे बनाएंगे समस्याएं। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक पॉइंट के माध्यम से आपको बताए हैं, 2-4 लाइंस में डील करेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा और बढ़ाने की कोशिश आप अपने स्तर पर कीजिएगा। सबसे पहला है यहाँ पे इसके बीच, इसके सामने बारबक शाह नामक एक व्यक्ति है जो इसके लिए समस्या खड़ा कर रहा था, जो जौनपुर में शासक के रूप में तैनात था। और ये और कोई नहीं दोस्तों, इसका खुद ही अपना भाई था। तो दोस्तों देखिए, जब अमीरों ने या फिर यहाँ के जो उलेमाए थे या अमीर थे, वे चाहते थे कि इसकी मृत्यु के बाद, बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद, इसका जो बड़ा बेटा है बारबक शाह यहाँ का शासक बने। ठीक है, लेकिन जो है दोस्तों यही इसके लिए शत्रुता एक प्रकार से उत्पन्न करता है। और लास्ट में जो है इसके बीच भी बहुत सारे युद्ध जो है कहीं ना कहीं जो है लड़ने पड़ते हैं इब्राहिम लोदी को। और अंततः जो है बारबक शाह का हार होता है। और बारबक शाह हारने के बाद जो है जौनपुर जो है उससे इब्राहिम लोदी के पास जाना चाहिए, लेकिन फिर भी वो जौनपुर जो उसी को सौंप देता है, यानी वो भाईचारे दिखाते हुए इसको जौनपुर फिर से वापस दे देता है। परंतु ये हार मानने वाला कहाँ था, ये फिर से विद्रोह करता है। मतलब कुछ बार जो है विद्रोह होता है, अंततः जो है इससे जौनपुर भी छीन लिया जाता है, ये लास्टली हार जाता है। ठीक है, दूसरा है हुसैन शाह सरकी।
ये भी एक व्यक्ति है जो इसके शत्रु के रूप में इसके बीच समस्या खड़ा कर रहा था, तो उसको भी क्या करता है, ये हराता है। उसके बाद जो है दोस्तों अगला लिखेंगे, यहाँ एक पॉइंट बना सकते हैं, यानी ये सब सारी चीज़ इस समस्या में डील करना है आपको। बंगाल के विरुद्ध भी अभियान करता है, अलग अलग क्षेत्रों को लूटने के लिए जो है अभियान चलाता है, जैसे धौलपुर को जो है लूटता है, उसको जो है अपने क्षेत्र में विलीन कर लेता है, मिला लेता है, ग्वालियर, मालवा, ये सब क्षेत्र को अपने अधीन कर लेता है। और इन सभी चीज़ों को जो है उसने 1501 से लेकर 1504 तक जो है अपने सीमा के अधीन जो है अधीनस्थ कर लिया था, अपने क्षेत्र में विलीन कर लिया था। यानी इस तरीक़ा से अपने समस्याओं से वो क्या करता है, प्रखर होता है, लड़ता है और आगे बढ़ता है। ठीक है, अब हम लोग सबसे मेन मुद्दा, सबसे मेन पॉइंट पर आते हैं, सिकंदर लोदी की उपलब्धियां। तो यहाँ पे एक स्टार मार्क लगा के पॉइंट बना लेंगे आप अपनी कॉपी में, सिकंदर लोदी की उपलब्धियां, जिसमें हम लोग राजनीतिक उपलब्धि, धार्मिक उपलब्धि, सांस्कृतिक उपलब्धि और आर्थिक उपलब्धि के बारे में बात करेंगे कि इन इन क्षेत्रों पर इसकी क्या नीति थी या क्या सुधार थे, वे आप लिखेंगे। तो सबसे पहला जो उपलब्धि है, सबसे पहला पॉइंट राजनीतिक, जिसको प्रशासनिक उपलब्धि या प्रशासनिक सुधार भी आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी पर। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आप बनाएंगे प्रशासनिक उपलब्धियां। ठीक है, अब प्रशासनिक उपलब्धि के अंतर्गत 2-4 पॉइंट्स मैंने लिखी है और इन्हीं पॉइंट्स के सहायता से आप कैसे जो है सेंटेंस बनाएंगे वो देखिए। तो इन्होंने जो क्या किया था, बंगाल, बिहार, ग्वालियर, मालवा, ये सब क्षेत्रों को अपने क्षेत्र में विलय कर लिया था। इन सब क्षेत्रों जो है इसके लिए कहीं ना कहीं जो है यहाँ के जो शासक थे एक प्रकार से समस्या उत्पन्न कर रहे थे। इसी समस्या का निदान करने के लिए वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है और इन साम्राज्य को लूटता है और इन साम्राज्य को अपने क्षेत्र पर क्या कर लेता है, समा लेता है, विलीन कर लेता है और विलय जो है इन सभी क्षेत्रों का अपने क्षेत्र पर कर लेता है। और जो है दोस्तों अफगान राजत्व जो यहाँ पर चल रहा था, उस राजत्व के सिद्धांत को बदलकर अब उसके स्थान पर ये तुर्की राजत्व सिद्धांत को बल देने का प्रयत्न करता है। और इसके साथ साथ जो अमीर थे, जो अमीर वर्ग के लोग, आपने शुरू से ही देखते चला आया है कि किस तरीका से जब भी कभी उत्तराधिकारी का मामला आया हो, अमीर किस तरीका से लालच के बल पर जो है इस क्षेत्र को या फिर इस क्षेत्र के सिंहासन पर जो है अपना राजगद्दी पर जो है अपना हक जमाना चाहते थे, तो उन पर जो है ये क्या करता है, नियंत्रण करता है। और इसके साथ साथ जो है यहाँ पे एक और इसके अंदर एक पॉइंट बना लेंगे आप, मजबूत गुप्तचर प्रणाली। इसने जो है एक मजबूत गुप्तचर प्रणाली जो है दिल्ली सल्तनत काल में या फिर पूरे सल्तनत काल में जो है इसने सबसे मजबूत एक प्रणाली लाई थी, वो थी गुप्तचर प्रणाली। और इस गुप्तचर प्रणाली के अधीन वो क्या कर सकता था, उसने जो है अलग अलग गुप्तचर जो है सरदारों या अमीरों के वर्ग के बीच रखे हुए थे, ताकि उनमें जो विद्रोह करने की जो प्रतिक्रिया हैं या फिर किस प्रकार से वो प्लानिंग कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों को वो जान सके। इसलिए उसने इस प्रकार से मजबूत गुप्तचर प्रणाली रखी थी, जो किसी को भी पता नहीं चल पाई, केवल अभी आपको पता चल रहा है। ठीक है, थोड़ी सी मजाक के साथ जो हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जो है दोस्तों उसने दाग हुलिया पद्धति का भी पुनः प्रचलन किया था। अब ये दाग हुलिया पद्धति क्या है, इसको थोड़ा सा समझिए। जैसे कि सेना, यहाँ पे एक चीज़ और लिख सकते हैं, यहाँ दूसरा पॉइंट भी आप बना सकते थे कि सेना में सुधार या फिर सैन्य व्यवस्था में सुधार, लेकिन इसको मैंने इसी में ऐड कर दिया है कि उसने दाग हुलिया प्रचलन लाया था। दाग हुलिया प्रचलन क्या था कि जो सैनिक थे उनको जो है घोड़े रखने होते थे, और वे जो घोड़े थे उच्च किस्म के घोड़े होने चाहिए। और बहुत सारे ऐसे भी थे कि बहुत सारे सैनिक जो घोड़े रिटायर्ड हो जाते थे, जो घोड़े वीक हो जाते थे, उनको रिजेक्ट कर दिया जाता था। लेकिन कुछ सैनिक पैसों के लालच में या फिर सेना में शामिल होने के लिए फिर से इन्हीं घोड़ों को इसमें शामिल कर देते थे। और इसीलिए उसने क्या किया था, दाग प्रथा लाई थी, यानी घोड़े के ऊपर कुछ एक दाग का निशान कर दिया जाता था जलाकर, या किसी प्रकार से हुलिया यानी कुछ टैग लगा दिया जाता था, जो टैग से पता चलता था कि इस घोड़े को यूज में लाया जा चुका है, दोबारा इस घोड़े को यूज में नहीं लाया जा सकता। तो इस प्रकार से इसने जो है राजनीतिक या प्रशासनिक सुधार किया, और जिसमें सैन्य व्यवस्था के सुधार को भी मैंने एक ऐड कर दिया है और कुछ नहीं है। ठीक है, अगला आप यहाँ पे पॉइंट बनाएंगे आर्थिक उपलब्धियां। आर्थिक क्षेत्र में इसने क्या क्या उपलब्धि हासिल की थी। सबसे पहले तो गजे सिकंदरी की जो है इसने खोज की। गजे सिकंदरी एक मापन व्यवस्था थी, भूमि की नाप के लिए जो है इसने गजे सिकंदरी लाई थी, और इससे जो है भूमि की पैदावार बढ़ाने में मदद मिली, और इस प्रकार से भू राजस्व जो है निश्चित तरीके से प्राप्त किया जा सके, इस पर बल दिया गया। उसके बाद जो है दोस्तों इसी के
अंतर्गत उसने हिसाब किताब के लिए एक लेखा परीक्षण प्रणाली लाई और इसके तहत जो है हिसाब किताब के लिए रजिस्टर मेंटेन किया गया। सरदार, अफगान, अमीरों के आय व्यय, ये सब सारी चीज़ों का लेखा जोखा रखा जाता था। कितने शेष धन बचे और शेष धन जो बच जाते थे, जो उनको आय व्यय या तनख्वाह देकर जो पैसे बच जाते थे, वो राजकोष में वापस लेने के लिए जो है इसने इस प्रकार से प्रचलन को लाया। और इसके बाद जो है खाद्यान्न पर कर, दो प्रकार के जो कर थे, चुंगी कर और जकात कर, इन दोनों करों को जो है इसने हटाने का काम किया। ये थी इसकी आर्थिक उपलब्धियां। अगला हम लोग समझेंगे दोस्तों इसकी धार्मिक नीतियां। तो इसके धार्मिक नीतियों में एक प्रकार से आप समझ लें कि इसकी धार्मिक नीति असहिष्णुता की नीति थी। ये मुस्लिमों के प्रति जो है अच्छा, या मुस्लिमों का विस्तार करना चाहता था, मुस्लिम संस्कृति का विस्तार करना चाहता था, परंतु जो है दोस्तों हिंदुओं के प्रति जो है ये कट्टरवादी था। उसी चीज़ को आप यहाँ लिखेंगे। इसके पीछे एक कारण ये भी बताया जाता है दोस्तों कि इसकी जो माता थी वो सुनार थी। तो जैसे ही इसके पिताजी ने कहा था कि मेरी मृत्यु के बाद इसे ही क्या किया जाए, उत्तराधिकारी के रूप में जो है स्वीकार किया जाए, परंतु यहाँ के अमीर वर्ग जो थे इसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि इन्हें लगता था कि ये एक हिंदू का पुत्र है तो किस तरीके से इस शासन को संभालेगा, ये हमारे विरोध कुछ ना करे। इसके कारण ही ये इस तरीका की नीति अपनाता है, यहाँ के लोगों को साबित करके दिखाता है कि मैं मुस्लिम वर्ग के लिए ही हूँ, मुस्लिम वर्ग के लिए खड़ा हूँ। इसीलिए जो है दोस्तों ये हिंदुओं के प्रति कट्टरवादिता की नीति अपनाता है। एक प्रकार से कह सकते हैं शिया उदारवादी के तहत जो है अपने आप को दिखाता है। सुन्नी मुसलमान के तहत भी अच्छे तरीके से कार्य करता है, लेकिन कई तरीक़ा से सुन्नी मुसलमानों के साथ भी प्रतिबंध लगाता है, क्योंकि ये शिया मुसलमान के अंतर्गत आता है। और जो है दोस्तों ये यमुना नदी के तट पर जो हिंदुओं का मुंडन कार्य करते थे, जो मुसलमान नदियों के तट पर मुंडन कार्य करते थे, उन मुसलमानों को रोक लगाता है कि आप जो हिंदुओं का मुंडन नहीं करेंगे, यानी कि मुंडन कार्य को भी रोका। एक प्रकार से हिंदू धर्म का प्रतिष्ठान को वो कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने का काम किया। और जजिया कर को फिर से लागू करता है। ये वही जजिया कर है जो यहाँ के पंडितों पर, यहाँ के ब्राह्मणों पर लगाया गया था। और कहीं ना कहीं जो है ये सारी चीज़ें असहिष्णुता की नीति के बारे में बताती कि किस तरीक़ा से ये धार्मिक तरीके से गलत करता है हम हिंदुओं के साथ। अगला जो उपलब्धि है इसकी है सांस्कृतिक उपलब्धि। सांस्कृतिक उपलब्धि में आप क्या लिखेंगे? सांस्कृतिक उपलब्धि में सबसे बड़ा चीज़ आप लिखेंगे कि ये फारसी कविताएं लिखने का बहुत ज़्यादा शौकीन था और ये एक गुलरुखी उपनाम से फारसी कविताएं लिखा करता था। इसका जो उपनाम था वो किस नाम से लिखा करता था? फारसी कविताएं गुलरुखी उपनाम से लिखा करता था। इसके साथ साथ संस्कृत ग्रंथों का ये फारसी अनुवाद भी किया है, कई सारे संस्कृत ग्रंथ भी इसने रचे हैं। इसके साथ साथ लज्जत ए सिकंदरी जो कि एक गान विद्या है, ठीक है, तो बहुत ही फेमस है ये। गान विद्या का भी, गायन विद्या का भी ये क्या करता है, एक प्रकार से इस्टेब्लिश्ड करता है। और 1504 ईस्वी में जिस आगरा की नाम जो है, जिस आगरा को आप जानते हैं जो फेमस है अभी हमारे इंडिया में, तो उस आगरा जो है शहर है उसकी भी स्थापना जो है 1504 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? इब्राहिम लोदी के द्वारा किया गया था। इतने ही है दोस्तों इस वीडियो पर। ये सभी चीज़ें थे इब्राहिम लोदी की उपलब्धियाँ, जो कि आपके एग्जाम में यदि आए तो इन सभी टॉपिक्स को आप जरूर लिखें। और इतना जो है दोस्तों मैं आपके हेल्प के लिए कर रहा हूं, क्योंकि जो है अभी समय बहुत कम है, फिर भी ये मैंने निश्चित किया है कि समय रहते जो आपके सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको समझा दिया जाए, ताकि एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना हो। साथ ही दोस्तों एक काम आप मेरे लिए और कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, यदि सब्सक्राइब नहीं किया है, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लिया है तो हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों आगे के वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।